नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिन्हा आज बजट के बारे में स्पेशल सेशन लेके आया हूं। जैसा आप जानते हो, 1 फरवरी इंतरिम बजट आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि आपका क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है, आप बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हो और आपके अनुसार एक जनरल पब्लिक के अनुसार जो हम टैक्स पेयर हैं, जिसके टैक्स देने से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू आता है और जितने भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एजुकेशन में हो, डिफेंस में हो या हेल्थ में हो, हर किसी का जो शेयर होता है एक जनरल पब्लिक का टैक्स का ही अमाउंट से दिया जाता है। तो एक जनरल पब्लिक का एक्सपेक्टेशन होना बहुत ही लाजमी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जब फिनांस महोदया जब अपना बजट सुनाएँगी तो एक जनरल पब्लिक का क्या-क्या परसेप्शन है, क्या सोचता है और उसको क्या-क्या उम्मीदें हैं। तो अगर ये सारी चेंजेज़ बजट 2024 में आ जाता है तो एक जनरल पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगा। तो आज आज जो हमारे पास टॉपिक है कि हमें ये डिस्कस करना है कि एक टैक्स पेयर को क्या-क्या बेनिफिट होना है, कुछ बोनस टिप्स की बात करेंगे और इंडिया का ग्रोथ। अगर इंडिया का ग्रोथ नहीं होगा तो हम टैक्स पेयर सिर्फ अपना ही स्वार्थ के लिए बात करते रहें, तो वो बेनामी होगा, वो गलत होगा क्योंकि इंडिया का जब तक ग्रोथ नहीं होगा, हम टैक्स पेयर अपना स्वार्थ के लिए कुछ पैसा बचा लें, तो वो इंडिया का पर्सपेक्टिव व्यू नहीं हो सकता है। बजट 24 सबसे पहला ये 1 फरवरी 2024 को अनाउंस किया जाएगा। फिनांस मिनिस्टर सीतारमन जी इसको पढ़ेंगी। ये इंतरिम बजट है क्योंकि आपको पता है कि 1 से 2 महीने में ही जनरल असेंबली इलेक्शन होने वाला है। तो जिसके कारण ये फुल फ्लेज बजट नहीं आता है। इंतरिम बजट होता क्या है? और एक फाइनल बजट जो इलेक्शन के बाद आने वाला है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जैसा आप जानते हो कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए कुछ न कुछ पैसे के प्रावधान चाहिए, पैसे का एलोकेशन चाहिए। तो ये एलोकेशन आपका 31 मार्च को जो पिछला बजट था उसमें खत्म होने को है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, तो काम कैसे चलेगा? इसीलिए सरकार में एक प्रोविज़न है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि जिस साल भी जनरल असेंबली का इलेक्शन होने वाला हो, उस समय एक इंतरिम बजट प्रोवाइड किया जाता है ताकि अप्रैल से लेके जुलाई तक जब तक सरकार अस्थिर नहीं हो जाता है, जब तक सरकार गठन नहीं हो जाता है, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो रुके नहीं और हर जगह प्रॉपर तरीके से एलोकेट हो सके। सो रोज़मर्रा जो भारत देश है उसका काम-काज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। उसके बाद जब भी जो नया सरकार आएगा वो इंतरिम बजट को लेते हुए फिर वहाँ से जुलाई से लेके लेकिन अगले ही मार्च तक का वो प्रोविज़न करेगा और वो फाइनल बजट प्रस्तुत करता है। तो जिस साल जनरल इलेक्शन होता है, उस समय साल में 2 बार बजट आता है, एक इंतरिम और एक फाइनल। ये हो सकता है दोनों बजट एक ही पार्टी की सरकार प्रस्तुत करे या दूसरी सरकार, क्योंकि वो डिपेंड करेगा जनरल इलेक्शन पर कि कौन पार्टी जीतती है। क्या रूलिंग पार्टी फिर से रूल करने आती है या विपक्ष आता है या कोई थर्ड फ्रंट आता है। तो ये तो देखने की बात है और ये ना हमारा मुद्दा है। सबसे पहला बजट में इनफ्लो और आउटफ्लो ये हमें देखना है, हमें समझना चाहिए कि जब भी बजट में ₹1 आ रहा है तो ₹1 का इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। जब ये बजट शुरू होगा तो सीतारमन जी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करेगी कि 10 से 15% तकरीबन इनकम टैक्स से आता है, 20-25% कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, 18-19% जीएसटी और एक्साइज से आता है, कुछ आपका 25% बोरिंग से आता है, जो हमने बोरिंग दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट से आता है और सम अदर नॉन रेवेन्यू एस्पेक्ट से आता है। इस तरीके से इनफ्लो है, आउटफ्लो कुछ डिफेंस में खर्च किया जाता है, एजुकेशन में खर्च किया जाता है, हेल्थ में खर्च किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स खर्च किया जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमने बोरोइंग लिया हुआ है। ये बोरोइंग
हो सकता है इंडिया से बाहर का हो या विद इन इंडिया हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, पीएनबी या बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वहां से हम बोरोइंग लेते हैं, तो वो आउटफ्लो होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना होता है, क्योंकि अगर पोर्ट नहीं होगा, रेलवे नहीं होगा, रोड्स नहीं होंगे, तो कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए, उसके कम्युनिकेशन के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। जैसे पोर्ट आपको डेवलप करना है, आपको रेलवे स्टेशंस, रेलवे, रोड, फ्लाईओवर, ताकि जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो ईजी से ईजी हो सके। फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट वो टर्म है जहां पर फिनांस मिनिस्टर या महोदया ये बताती हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है। तो फिस्कल डिफिसिट अप्रॉक्स 5% के आसपास इस बार रहने की उम्मीद है, हो सकता है 5 से भी कम हो। अगर ये फिस्कल डिफिसिट 5 से ज्यादा होता है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी होगी, और हमें ये भी साथ साथ देखना है कि क्या नेक्स्ट 5 सालों में गवर्नमेंट का या भारत सरकार का क्या ये व्यू है कि नेक्स्ट 4-5 सालों में ये फिस्कल डिफिसिट को जीरो कर दे या सरप्लस में हम आ सकें। अब डायरेक्ट टैक्स में जो हम और आप जहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, हमारा क्या सोचना है, हम क्या उम्मीद कर बैठे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले क्या-क्या बेनिफिट मिलता है वो देखना है, और इनडायरेक्ट टैक्स में कि जीएसटी में कुछ हमें बेनिफिट मिल सके, सो दैट हमारे कुछ कंज्यूमर गुड्स हो गए या जो ऐसे गुड्स है या जो हम सर्विसेज रिसीव करते हैं, वो हमें कुछ बेनिफिट हो सके। लाइक सिक्योरिटी एजेंसी, अगर सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर जीएसटी हटा दिया जाता है, एग्जांपल के लिए तौर पर बोलता हूं, तो हमारे जितने भी आरडब्ल्यूआर सोसाइटी में जो सिक्योरिटी वाले लगते हैं, तो हमारी आरडब्ल्यूएस सोसाइटी की कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो ये हमें देखना है कि डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ कहाँ सरकार इस पर अपना कदम रखती है और कहाँ पर वो हमें रिलीफ देती है। और सब्सिडी, ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। तो हमारा जो टैक्स अमाउंट होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स का हो या इनडायरेक्ट टैक्स का, उसे सब्सिडी, लेकिन सब्सिडी का भी एक लिमिट होना चाहिए कि टोटल जीडीपी का 4 से 5%, 6% होना चाहिए सब्सिडी। ये नहीं कि इलेक्शन जितना हो या लोगों को लुभावने के लिए आप सब्सिडी 10, 20, 25% दे दो, और लोगों को आप एक तरीके से ऐसा बना देते हो कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको हर चीज़ सब्सिडी से दे देंगे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग रियलिटी में काम नहीं कर सकते हैं या जिनके पास सम साधन नहीं है, या वो इस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उनको सब्सिडी किसी भी फॉर्मेट में दीजिए, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन वो परसेंटेज भी 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टैक्स स्लैब, जैसा आप लोग जानते हो कि आज से 3 साल पहले सिर्फ एक टैक्स स्लैब होता था, जहाँ पर 2.5 लाख तक या 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता था, 5 से 10 लाख तक 20% लगता था, और एबव 30 लाख 30% लगता था। लेकिन 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्लैब रेट निकाल दिया है। एक न्यू टैक्स स्लैब रेट और एक ओल्ड टैक्स स्लैब रेट। ओल्ड टैक्स स्लैब रेट का मतलब है कि जो ऑलरेडी एक्जिस्टेंस में था वो। न्यू में कर दिया है कि हम आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देंगे, टैक्स का रिबेट देंगे, लेकिन कोई भी डिडक्शन आपको नहीं देंगे, एटीसी का नहीं देंगे, होम लोन का डिडक्शन नहीं देंगे। तो ये मेरा गुजारिश है या जनरल पब्लिक का ये कहना है कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ओल्ड और टैक्स दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। तो सरकार से जनरल पब्लिक का ये उम्मीद है, ये परसेप्शन है कि किसी तरीके से इस रेट को सिर्फ एक कर दिया जाए, जहाँ पर 2 टैक्स रेट नहीं रखा जाए। जब हम रिटर्न फाइल करें, तो हमें बिल्कुल ये पता हो कि हमें सिर्फ इसमें ही जाना है। तो जनरल पब्लिक ओल्ड और न्यू के टैक्स के मोह माया माया जाल में जाना ही नहीं चाहते। जो टैक्स लेना है ले लो ना भाई साहब, लेकिन 2 रेट क्यों 2 बार हम कैलकुलेट करवाते हैं, किसी भी कंसल्टेंट से बात करते हैं तो वह वहीं हमें ज़्यादा फ़ी देना पड़ता है या हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। जब गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, ले लो, एक डिसाइड कर दो, ओल्ड या न्यू। ओल्ड और न्यू दोनों रखना कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 2021 में
40,000 से 50,000 को इंक्रीज किया गया, सॉरी 2019 में ही 40,000 से 50,000 को इंक्रीज किया गया, और वो आज तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है। तो पिछले 5 सालों में हो सकता है कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ हो, कोई महंगाई नहीं बढ़ी हो, तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको आज तक इंक्रीज नहीं किया है। तो जनरल पब्लिक ये चाहती है कि इसको कम से कम 1 लाख कर दिया जाए, जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 1 लाख रुपया कर दिया जाए। हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जहां पर हम लोन लेते हैं और इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, ये 1 अप्रैल 2015 को 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया गया था। अब आप एक छोटा सा सवाल का जवाब दो, 1 अप्रैल 2015 में जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख था, क्या 2024 में भी वो 50 लाख में मिलेगा? मेरे अनुसार तो नहीं, कम से कम वो 60 लाख 70 लाख, हो सकता है दुगना भी हो जाए। तो हमारा डिडक्शन सिर्फ 2 लाख क्यों? इट मीन आप ये सोचे कि जो बंदा 50 लाख रुपया 2014 में लगा रहा है, वही प्रॉपर्टी लगाने के लिए आज 1 करोड़ रुपया लगाना है, तो 1 करोड़ के लिए उसे ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। सो मेरा ये प्रपोजल है, जनरल पब्लिक का ये प्रपोजल है कि यहाँ पर जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट का जो डिडक्शन होता है, वो 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए, क्योंकि घरों का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, लोगों को लोन लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको इस डिडक्शन को इंक्रीज कर देना चाहिए। 80सी का डिडक्शन, यही चीज पहले तो 1/4/15 को, 1 अप्रैल 2015 को ये 1 लाख था, उससे इंक्रीज करके 1.5 लाख कर दिया गया। लेकिन 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक, आज तक कोई इसमें चेंज नहीं किया गया। तो क्या पिछले 10 सालों में अगेन वही सवाल, कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ और लोगों की क्या कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी? अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो आप डिडक्शन का लिमिट क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हो? इसी तरीके से ये डिडक्शन कम से कम 2.5 लाख होना चाहिए। आप चाहो तो 3 लाख भी करो, लेकिन कम से कम जनरल पब्लिक का मानना है कि 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। एक आया है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न बहुत अच्छा स्कीम है, जहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप रिटर्न भरना भूल गए हो, तो आप अपडेटेड रिटर्न के सहायता से रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि पहले रिटर्न और रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का 2 साल टाइम मिलता था। नाउ हमने उसको रिड्यूस करके पहले 1 साल किया, अब तो हम इसको 9 मंथ ही कर देते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब आप कहते हैं कि हम यू रिटर्न ला रहे हैं, लेकिन यू रिटर्न जैसे ही आप फाइल करते हो तो आपको कोई टीडीएस नहीं मिलता है। तो हमारा ये सजेशन है कि गवर्नमेंट को टीडीएस क्लेम जो भी एक्सेस है, आपको जो टैक्सेस लेना है टैक्सेस लो, इंटरेस्ट लेना है इंटरेस्ट लो, पेनल्टी लेना है पेनल्टी लो, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई टीडीएस बचता है, वो आपको जरूर रिटर्न करना चाहिए। और सेटअप कैरी फॉरवर्ड, अगर कोई लॉसेस है तो उसको सेटअप भी होना चाहिए और कैरी फॉरवर्ड भी होना चाहिए, नहीं तो आपका ये यू रिटर्न उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप ऐसे भी अगर किसी ने टीडीएस जमा कर दिया है, वो रिटर्न नहीं फाइल करता, तो वो ऐसे भी आपका होना है। तो वो जो आप एक पब्लिक को आप वेलफेयर के अनुसार कोई स्कीम देना चाहते हो, वो स्कीम नहीं है। ये एक तरीके से यू रिटर्न का जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट का स्कीम हो चुका है आज के डेट पर। पैन और आधार, पैन आधार जब हम लिंक करने जाते हैं, तो आप इसमें पैसे चार्ज करते हो। क्या मजाक है यार, दोनों चीज आपके पास है, पैन भी आपका आधार भी आपका, फिर आप पैसा क्यों लेते हो? या तो ये फ्री होना चाहिए या नॉमिनल, लाइक 10 रुपीज 100 रुपीज, लेकिन 1000 जो चार्ज करते हो, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। और आपने ऑलरेडी एक ब्लॉक लगा रखा है कि अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा तो आप आईटीआर नहीं फाइल कर सकते, तो फी 1000 रुपया लगाना मेरे अनुसार कोई औचित्य नहीं। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट का लिमिट 5 करोड़ कम से कम ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए होना चाहिए। वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए 1 CR का होना चाहिए, जो कि अभी 50 लाख है। और ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए आप 1 करोड़ कर सकते हो या 2 करोड़ कर सकते हो। तो टोटल विदाउट एनी रूल रेगुलेशन के 95% आपका बैंकिंग से आएगा, तभी हम आपको 10 करोड़ तक का देंगे। नो, विदाउट एनी लिमिटेशन आपको ये जो लिमिट है वो 5 करोड़ करना चाहिए या 10 करोड़ करना चाहिए। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न जो नील रिटर्न वाले होते हैं, उनको भी आप 20 रुपीज पर मंथ का लेते हैं, और मैक्सिमम आप 1000 रुपीज पर मंथ के अनुसार लेते हो। तो हमारा ये सजेशन है कि यहाँ पर आपको नील रिटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल करना चाहिए। हाँ, जिनका पेबल आ रहा है,
चाहे वो पेबल 10 रुपया आया, 500 रुपया आया, 10,000 आया, चाहे 10 लाख आए, आप वहाँ पर चार्जेस लो। वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू लॉस हो रहा था तो आपके परसेप्शन सही है, आपका पेनल्टी और चार्जेस लगाना सही है, लेकिन जो नील रिटर्न है उस पर चार्जेस नहीं होना चाहिए। जीएसटी रिटर्न 3B को रिवाइज करने का ऑप्शन होना चाहिए। अगर कुछ गलती से कोई इन्फॉर्मेशन चला गया हो या इन्फॉर्मेशन पुट करना रह गया हो तो यहाँ पर आपको रिवाइज करने का ऑप्शन देना चाहिए। जीएसटी का जो इंटरेस्ट 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब लोन भी देते हो किसी भी पार्टी को तो आज के डेट पे 10-11% है, तो गवर्नमेंट क्यों 12% से ज़्यादा ले रहा है? आरओसी रिटर्न में बहुत सारे रिटर्न पर बहुत एक्सट्रीम लेवल से पेनल्टी लगती है, तो हमारा ये सजेशन है कि जहाँ पर ₹100 पर डे का पेनल्टी है, आप 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 12 टाइम, 15 टाइम कर लो, ₹100 की पेनल्टी को आप रिड्यूस करो। इसी के साथ अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।